उपेक्षा और पिछड़ेपन ने नारी की क्षमता और उमंग को कुंठित करके रख दिया है। अस्तु जो कुछ वह वर्तमान स्थिति में वर्तमान साधनों से कर सकती है वह भी नहीं कर पाती। आवश्यकता इस बात की है कि उसकी उमंगें जगाई जाए, विचार पद्धति में प्रगतिशीलता जोड़ी जाए, साहस बढ़ाया जाए, इस बात का प्रशिक्षण दिया जाए कि वह आज की स्थिति में ही अपने और परिवार के विकास के लिए क्या कर सकती है। अयोग्यता की भर्त्सना तो होती है, पर यह नहीं बताया दिखाया जाता कि उसे किस प्रकार क्या करना चाहिए। अभ्यस्त ढर्रे को प्रगतिशील परिवर्तन में बदलने के लिए नए सिरे से सोचना, नया करना पड़ता है। इसके लिए उपयुक्त परामर्श, मार्गदर्शन एवं सहयोग की आवश्यकता होती है। महिला जागरण अभियान के अंतर्गत इसी स्तर का प्रशिक्षण चलना है, जिससे सामान्य स्तर की सामान्य परिस्थितियों में रह रही नारी भी गृह लक्ष्मी की भूमिका निभा सके। इतना ही नहीं, संपर्क क्षेत्र में वह कुछ सेवा कार्य भी कर सकती है और ऐसे प्रयत्नों में योगदान दे सकती है जो नारी समाज के उत्कर्ष में सहायक सिद्ध हो सके। संगठन और सत्संगों का वातावरण इसी प्रकार के प्रशिक्षण की पृष्ठभूमि बनाने में निरत रहेगा। आगे चलकर पारिवारिक गोष्ठियों, शिविरों तथा दूसरे प्रकार के प्रचार प्रशिक्षणों के जो कदम बढ़ेंगे, उनका उद्देश्य भी नारी जीवन में घुसी हुई अनेकानेक विकृतियों का निराकरण करना और परिवार में स्वर्गीय वातावरण बना सकने के लिए मार्गदर्शन करना ही होगा। धर्म तंत्र से लोक शिक्षण का अवलंबन लेकर चलने वाले महिला जागरण अभियान का उद्देश्य नारी को मात्र पतिव्रता ही नहीं वरन सुगृहिणी बनाने के लिए प्राणपण से प्रयत्न करना ही होगा। नारी से परिवार संस्था के विकास में, सामाजिक प्रगति में तथा व्यक्तिगत सहयोग में कुछ कहने लायक योगदान प्राप्त करना हो तो उसकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। महिला जागृति अभियान का प्रयत्न होगा कि नारी को वे सुविधाएं मिलें जिन्हें मानवीय मौलिक अधिकार माना जा सकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, सम्मान, यह चार आवश्यकताएं ऐसी हैं जिनके सहारे ही व्यक्तित्व उभरते और निखरते हैं। हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि अगले दिनों ऐसा वातावरण बने जिसमें इन चारों सुविधाओं को नारी बिना किसी अड़चन और संघर्ष के विकसित विवेक के आधार पर ही प्राप्त कर सकने में सफल हो सके। इस दिशा में निम्न परिवर्तन हो सकें, ऐसे प्रयत्न आरंभ कर दिए जाने चाहिए। पहला, गरीबी अमीरी में भोजन वस्त्र जिस स्तर का भी मिले उससे गुजारा हो सकता है, पर समय की व्यस्तता में इस तरह उलझकर न रह जाए कि घर के ताने बाने में से विश्राम, अध्ययन आदि के लिए अवसर ही न मिले। भोजन करने का समय निर्धारित नहीं होता तो गई रात तक चौका चलता रहता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नियत समय पर रसोई बंद कर दी जाए और जिन्हें देर से खाना खाना है वे गर्म रोटी का आग्रह न करके कुछ घंटे पहले बना हुआ भोजन कर लिया करें। देर में सोने और सवेरे जल्दी उठने के फलस्वरूप महिला का स्वास्थ्य आमतौर से बिगड़ता है। परिवार की दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें काम के घंटे नियत हों और सोने जागने के लिए उचित समय संतुलन बना रहे। इसी प्रकार प्रजनन का अनावश्यक भार नारी पर न लादा जाए। आहार विहार की अस्त व्यस्तता से एक तो वैसे ही स्वास्थ्य गया गुजरा रहता है, इस पर भी प्रजनन का भार चलते जाने से वे दुर्बलता एवं रुग्णता में दिन दिन ग्रसित होती जाती हैं। रोते कराहते जीने और बेमौत मरने के लिए प्रजनन का दबाव कितना घातक होता है, इसे अनुभव किया जा सके तो नारी के स्वास्थ्य की बर्बादी रुक सकती है। घूंघट पर्दे में कैद रहने वाली, खुली धूप, हवा का अक्सर न मिलने, विनोद परिवर्तन की गुंजाइश न रहने से नारी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य नष्ट होता है। हर व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि इस दबाव से राहत देकर नारी के स्वास्थ्य की बर्बादी कैसे रोकी जा सकती है।
दूसरा है, शिक्षा मनुष्य की बहुमूल्य संपदा है। उसी के सहारे नर पशु को विचारशील मनुष्य बनने का अवसर मिलता है। रोटी के बिना शरीर की और शिक्षा के बिना मस्तिष्क की दुर्गति होती है। नौकरी के लिए पढ़ाई की आवश्यकता है, यह सोचकर नारी शिक्षा की उपेक्षा करना उसे मानसिक दृष्टि से अपंग बना देने जैसा अन्याय है। अशिक्षिताओं को घर में शिक्षा प्राप्त करते रहने की सुविधा मिलनी चाहिए। जो थोड़ी पढ़ी हैं, अधिक और पढ़ना चाहती हैं, उन्हें उसके अवसर मिलें। पुस्तकालयों की सुविधा उनके लिए हो। इसके अतिरिक्त अनुभव संपादन तथा मान संवर्धन के लिए महिला जागरण जैसे अभियानों में सम्मिलित होने का उसे अवसर दिया जाए। इन प्रयोजनों के लिए यदि कहीं सत्र, शिविर, प्रशिक्षण चलते हों तो उनकी जानकारी तथा सम्मिलित होने की सुविधा मिलनी चाहिए। नारी जागरण अभियान एवं विवेक को विकसित करने वाले सदा ही किए जाते रहने चाहिए। मात्र स्कूली पढ़ाई ही शिक्षा की सीमा नहीं है, वह तो प्रारंभिक प्रवेश द्वार भर है। नारी को अपने व्यक्तित्व के विकास एवं कर्तव्य निर्वाह संबंध में अति महत्वपूर्ण जानकारियों का समुचित ज्ञान होना चाहिए। स्वास्थ्य किन कारणों से नष्ट होता है और उसे गरीबी में भी किस प्रकार बचाया जा सकता है, इसकी जानकारी हो तो बीमारियों से कराहने और डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाने का अवसर ही ना आवे। सामाजिक कुरीतियां, मूढ़ मान्यताएं, अवांछनीयताएं किस प्रकार मनुष्य की आधी शक्ति नष्ट करती है, यह समझ में आ सके तो मस्तिष्क पर छाई रहने वाली विडंबनाएं रचनात्मक दिशा में लग सकती हैं। शिशु पालन, दाम्पत्य जीवन में परिवार में भावनात्मक स्नेह सौजन्य का अभिवर्धन, उतार चढ़ावों के बीच संतुलन स्थिर रखने जैसी अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिन्हें उपलब्ध करने के उपाय खोजे और सोचे जाने चाहिए। प्राचीन काल में स्त्री धन के रूप में जेवर आदि नारी को दिए जाते थे। विवाह में दहेज का प्रचलन भी इसी निमित्त था कि पिता की ओर से और ससुराल की ओर से कुछ स्त्री धन नववधू को मिले और वह समय को समय के लिए सुरक्षित रखे रहे। इस प्रचलन को जेवर के रूप में तो नहीं, पर बचत धन के रूप में नारी के नाम से बैंक में रखा जाए। लंबे समय के डिपॉजिट में अब तो ब्याज भी अच्छा मिलता है। तीज त्योहार पर मासिक जेब खर्च के रूप में नारी के नाम से इस बचत का प्रचलन रखा जाए। इससे वह ब्याज के रूप में भी कुछ उपार्जन करती रह सकती है। आड़े वक्त में यह धन परिवार के भी काम आ सकता है। छोटे मोटे कारणों पर गाली गलौज, मारपीट का स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाला व्यवहार अभी भी देखने को मिलता है। तू और तुम का अंतर तो आम तौर से देखा जाता है। दुलार और आत्मीय में तो कोई किसी से एकांत में तू कह सकता है, पर सामाजिक प्रचलन की दृष्टि से परंपरा एक जैसी होनी चाहिए। तू, तुम, आप, इनमें जैसा जो भी संबोधन उपयुक्त समझा जाए, नर और नारी समान रूप से वैसा ही व्यवहार करें। ऐसा शिष्टाचार तो बच्चों के साथ भी बरता जाना चाहिए, ताकि वे उसी प्रकार की आदत बनाएं और बड़ों, बराबर वालों तथा छोटों से सम्मान सूचक संबोधन का उपयोग कर सकें। मारपीट और गाली गलौज तो असभ्य युग की जंगली प्रथा है। इस सभ्यता के युग में मनुष्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। मतभेद, भूल, गलती आदि जो भी कारण हो, उनका सुधार, विरोध जो भी करना हो, उसमें भी सभ्यता के तरीके अपनाए जाएं। अपमान से तो छोटे बच्चे तक रुष्ट हो जाते हैं, फिर बड़ों के लिए तो वह जीवन मरण का प्रश्न है। हमें बदलते हुए परिवेशों को समझना चाहिए और मनुष्य को मनुष्य के साथ शिष्टाचार की हर स्थिति में रक्षा की जानी है, यह समझना चाहिए। इन सभी प्रकरणों में व्यक्तिगत स्तर पर घर घर ध्यान दिया जाना तो आवश्यक है ही। महिला संगठनों को इसके लिए कुछ व्यक्तिगत एवं ठोस सामूहिक प्रयास भी करने चाहिए। नारी को अपने उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता प्रदान करने के लिए कुछ न कुछ निश्चित रूपरेखा एवं कार्य पद्धति हर जगह बनाई जा सकती है। नारी उत्कर्ष की दिशा में कारगर कदम क्या हो सकता है, यह विचार करते समय शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। अशिक्षित नारी को शिक्षित कैसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में अपने अपने उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए साहसिक तैयारियां करनी चाहिए।
शहरों में तो बहुत कुछ सुविधा है भी, हमें 80% देहात में रहने वाले भारत पर ही अधिक ध्यान देना चाहिए और वहीं की समस्याओं को प्रमुख मानकर चलना चाहिए। देहातों में कन्या शिक्षा के अधिकाधिक साधन खड़े करने के लिए सरकार से अनुरोध किया जाए। इसके लिए जन सहयोग को भी एकत्रित किया जाए ताकि सरकारी गैर सरकारी मिली जुले सहयोग से सरलतापूर्वक अधिक कार्य बन पड़ना संभव हो सके। पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के महत्व को अभी तक नहीं समझा गया है। पढ़ाई का अर्थ नौकरी समझा जाता है। लोग कहते हैं हमारी लड़की को नौकरी नहीं करनी है, घर गृहस्थी चलानी है, फिर उसे पढ़ाने से क्या लाभ। छोटी उम्र में ही लड़कों को काम धंधे में लगा दिया जाता है। लड़कियां माता के घरेलू कामों में हाथ बटाने लगती हैं। इस सुविधा को अभिभावक छोड़ना नहीं चाहते और बच्चों को पढ़ाने में उत्साह नहीं दिखाते। विचारशील वर्ग का काम है कि शिक्षा के प्रति इस निरुत्साह को दूर करें और जो बच्चे पढ़ने योग्य हैं उन्हें स्कूल भिजवाने के लिए अभिभावकों से संपर्क स्थापित करें। कन्या शिक्षा में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुरुषों की टोलियां पुरुषों में और नारियों की टोलियां घरों में जाकर नारियों से मिलें। जो लड़कियां पढ़ने योग्य हैं उन्हें स्कूल भिजवाने की परिस्थितियां उत्पन्न करें। छात्राओं की संख्या बढ़ने पर शिक्षा विभाग को उसके लिए प्रबंध करना ही होगा। वहाँ जैसी व्यवस्था न हो वहाँ जन स्तर पर निजी पाठशाला चलाई जानी चाहिए। लड़कियों को प्राइवेट पढ़ाकर सरकारी परीक्षा देने की सुविधा है। निजी पाठशालाओं में रात्रि को या सुविधा के समय थोड़ी देर पढ़कर भी लड़कियां शिक्षा प्राप्त करती और परीक्षाएं देती रह सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।